नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, जहां हम चर्चा करते हैं उन विचारों और पहलों की जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप्स की सफलता में वित्तीय प्रबंधन की भूमिकाओं पर। हमारे साथ हैं शो के मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी और विशेष अतिथि सीए रानी लाखड़ा जी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनील सर, रानी जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो पिछले एपिसोड में हमने स्टार्टअप्स के बारे में जाना कि किस तरीके से स्टार्टअप्स को रजिस्टर करवाया जा सकता है और कैसे जीएसटी और टैक्स के बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और स्टार्टअप्स की ही बात करेंगे। लेकिन सुनील सर, जिस तरीके से हम हमेशा डिस्कस करते हैं मिशन 2047, तो मिशन 2047 में स्टार्टअप्स की आप क्या भूमिका देखते हैं? और खासतौर पर जो स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो चाहे वो मेक इन इंडिया हो, किस तरीके से ये दोनों स्कीम्स रिलेटेबल हैं? जी सिमरन, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में स्टार्टअप्स जो हैं वो केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य है भारत को विकसित भारत बनाना, मतलब $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। विशेष रूप से अगर हम देखें तो स्टार्टअप इंडिया भारत के भविष्य को आकार दे रहे हैं। अब उसमें अलग अलग तरह के, चाहे वो हेल्थ टेक हो, चाहे वो एग्री टेक हो, चाहे वो स्पेस टेक हो, चाहे वो एड टेक हो, तो ये जितने भी तरह के, चाहे वो क्लीन एनर्जी के लिए काम कर रहे हो, चाहे एआई आधारित स्टार्टअप हो और डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम काम कर रहे हो। इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और विकसित भारत, ये तीनों एक दूसरे के पूरक इनिशिएटिव हैं। तीनों एक दूसरे को मिला के ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया का उद्देश्य है भारत को निर्माण और उत्पादन में आगे बढ़ाना। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य है कि नवाचार और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। सरकार का द्वार हर एंटरप्रेन्योर के लिए खुला है, बस सही जानकारी और सही दस्तावेज चाहिए। और जो एंटरप्रेन्योर सरकारी योजनाओं का सही उपयोग करता है, वह बिना इक्विटी गवाए आगे बढ़ता रहता है। जब भारतीय स्टार्टअप नई तकनीक, उत्पादन और समाधान विकसित करते हैं तो वो मेक इन इंडिया के औद्योगिक क्षमता को और मजबूत करते हैं। आज भारतीय स्टार्टअप इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर, डिफेंस टेक्नोलॉजी, डीप टेक इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में वर्ल्ड के लेवल पे कंपीट कर रहे हैं, तो भारत के तकनीकी भविष्य की नींव रख रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि 2047 का विकसित भारत उन्हीं के हाथों बनेगा जो आज स्टार्टअप की नींव रखे हैं। रानी जी, जैसे हमने डिस्कस किया था कि स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग के लिए एक यूनिफाइड इकोसिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, और कुछ ऐसे फाइनेंशियल स्टेप्स भी होते होंगे जिनसे इन स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है। एक तो उन स्टेप्स के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। दूसरी बात ये कि हम लोग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने की बात करते हैं, खासतौर पे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, तो कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जिनसे जो महिला उद्यमी हैं वो अपने स्टार्टअप्स के लिए इन स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं? जी, सबसे पहले तो हम स्टेप्स की बात करते हैं कि जो अपने स्टार्टअप्स हैं उनकी फंडिंग के स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले है बूटस्ट्रैपिंग फंड। तो इसमें क्या है कि आप अपनी ही सेविंग से आप अपना स्टार्ट करते हो, अपनी ही सेविंग से आप अपनी कैपिटल शुरू करते हो। दूसरा है कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से लेके तब अपनी कैपिटल बनाते हो, मतलब कुछ अपनी सेविंग्स लगाएंगे, साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बोरो करके तब आप अपना यूज कर सकते हो। उसके बाद है हमारा सीड फंडिंग। तो सीड फंडिंग में क्या होता है कि जो भी एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनको सीड फंड से जनरली 50 लाख से 5 करोड़ तक के फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। फिर हमारे सीरीज A, B, C वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं जिनसे कि और बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकती है। और उसके बाद फिर हमारा IPO है। जब आपकी कंपनी पब्लिक हो जाती है तो आप अपना एक IPO लेके आते हैं, तो जिसमें कि आपकी जो नॉर्मल पब्लिक है वो भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। और बाकी जो हम अपनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बात कर रहे हैं, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी स्टेप्स उठा रही है। और उनकी, अगर हम उनके स्टार्टअप्स को फंड करने की बात करें तो जैसे एक हमारा है स्टैंड अप इंडिया फंड, तो उसमें जो भी हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन अवेलेबल कराते हैं। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है नीति आयोग ने, जिसको कि हम बोलते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जिसमें कि मेंटरशिप, फंडिंग
और नेटवर्किंग के लिए जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। Okay. प्लस एक उद्यमी मित्र पोर्टल है सिडबी के द्वारा, जिसमें कि जो भी हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए स्पेशल एमएसएमई लोन अवेलेबल है। Okay. और एक महिला ई हार्ट भी है, जिसमें कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो उसमें वो अपना जाके अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म को यूज करके। और हमारे जितने भी डीपीआईटी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं उसमें से 15% से ज्यादा हमारे वुमेन लीडरशिप वाले स्टार्टअप्स हैं। बिल्कुल। और ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्या कोई क्राइटेरिया है इन लोन्स के लिए अप्लाई करने का, या कोई भी महिला उद्यमी इनके लिए अप्लाई कर सकती है? कोई भी महिला उद्यमी इनके लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन अगर हम स्टार्टअप्स की ही बात कर रहे हैं तो स्टार्टअप में डीपीआईटी आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। चाहे आपका स्टार्टअप न्यू है चाहे ओल्ड है। हाँ। ओके, यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया जल्द हाजिर होगा। हमारे युवा को अब ऐसे डीप टेक की तरफ बढ़ना चाहिए। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच, पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। सुनील सर, हम अक्सर बात करते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में भी आपने बताया कि ऑलरेडी इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अच्छा है और बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा है, लेकिन ये भी जरूरी है कि वो जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडिया की इकोनॉमी में जरूर कंट्रीब्यूट करें। और जिस तरीके से माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी कहा है कि इस वक्त यंगस्टर्स को ऐसे स्टार्टअप्स लेके आने चाहिए जो इनोवेटिव हों और जो इनोवेशन से रिलेटेड हो, स्पेशली क्योंकि टेक की बात करते हैं तो टेक से भी जो स्टार्टअप्स हैं उनको ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए और डीप टेक के जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। तो इन स्टार्टअप्स के बारे में चाहती हूँ कि आप जरूर थोड़ा बताएं। हमारे देश में हर तरह के स्टार्टअप की जरूरत है। कुछ स्टार्टअप जो सर्विस को आसान बना देते हैं, वो स्टार्टअप की भी जरूरत थी, वो आ गए हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी ने बहुत सही बात कही कि हमारे युवा को अब ऐसे डीप टेक की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर हम डीप टेक स्टार्टअप की बात करें तो डीप टेक स्टार्टअप वो होते हैं जो किसी वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग खोज पर आधारित होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, एडवांस मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर्स और बायोटेक। जो साधारण ऐप और सेवा आधारित स्टार्टअप नहीं होते, जो कि माननीय मंत्री जी ने कहा था। और जो हमारे टेक वाले स्टार्टअप होते हैं, डीप टेक के स्टार्टअप होते हैं, इसकी जो नींव होती है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और रिसर्च होती है कि वो एक रिसर्च करते हैं और अपना कुछ इनोवेट करते हैं, जिसका कि वो अपने इंटेलेक्चुअल राइट भी ले लेते हैं। उनके पास हमेशा राइट रहता है उस टेक्नोलॉजी को जो भी विश्व में कभी भी कहीं भी इस्तेमाल करेगा तो उसके बदले उनको रॉयल्टी मिलती है। जैसे पहले हम चिप इंपोर्ट किया करते थे, अब डिजाइन करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि भारत, जिससे पता लगता है कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं देखूं कि डीप टेक की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं अभी तक की देखूं, जनवरी 2026 तक
भारत में लगभग 5,895 एक्टिव डीप टेक कंपनीज हैं, जिनमें से 1,662 को फंडिंग भी मिल चुकी है। क्योंकि जब भी किसी डीप टेक स्टार्टअप को फंडिंग मिल जाती है तो फिर उसका रिसर्च करना बहुत आसान हो जाता है। वो रिसर्च करके जो अपनी टेक्नोलॉजी जो अपनी नई रिसर्च करना चाहता है वो कर सकता है आराम से। और अगर मैं डीपीआईआईटी का डाटा देखूं तो 2025 में एक डीप टेक स्टार्टअप के लिए नई कैटेगरी बनाई, जो कि बनानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि जो डीप टेक है ये एक लंबा प्रोसीजर है और अभी तक हमने जितनी भी गाइडलाइंस बनाई थी वो नॉर्मल स्टार्टअप के लिए बनाई थी। तो डीपीआईआईटी ने एक नया रास्ता खोला और उन्होंने बोला कि जो भी अब डीप टेक में हमारा युवा डीप टेक की तरफ जाएगा, ऐसे युवा को कुछ सुविधाएं दी गई। जैसे पहले स्टार्टअप को हम 10 साल तक, जैसे मैंने बताया था कि 10 साल होने चाहिए, जैसे ही 10 साल पूरे होंगे तो आपका स्टार्टअप का स्टेटस खत्म हो जाएगा। लेकिन जो डीप टेक स्टार्टअप होते हैं उनके 20 साल तक आप स्टार्टअप रहते हैं। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है उनको। और जो टर्नओवर है, जैसे मैंने बताया था आपको कि 100 करोड़ तक आपकी टर्नओवर होनी चाहिए। अगर 100 करोड़ से आप जैसे ही क्रॉस होंगे तो आप स्टार्टअप नहीं कहलाएंगे। लेकिन डीप टेक इनके केसेस में ये बढ़ के 300 करोड़ कर दी गई है। इसी प्रकार से, क्योंकि देखिए जो ये बड़े डीप टेक सेमीकंडक्टर या मेडिकल डिवाइस बनाने में, मतलब इसकी रिसर्च करने में ही 5 से 8 साल लग जाते हैं। तो आपने मान लीजिए 5 से 8 साल 9 साल में रिसर्च ही कर ली, तो जब आप कमर्शियल प्रोडक्शन आ जाएंगे तो निस्संदेह आपके 10 साल पूरे हो जाएंगे। इसीलिए सुविधा दी गई कि आप स्टार्टअप रहेंगे 10 साल नहीं 20 साल तक। टर्नओवर भी उन्होंने बोला 100 करोड़ नहीं, आपके 300 करोड़ तो होगा जब तक भी स्टार्टअप रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं जहां साधारण स्टार्टअप मार्केट को बदलते हैं, वहीं डीप टेक स्टार्टअप फ्यूचर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ग्लोबल इकोनॉमी को रिडिफाइन करते हैं। रानी जी, अक्सर देखा जाता है कि जो बड़े स्टार्टअप्स हैं उनका जो ओरिजिन है वो बिग सिटीज या मेट्रो सिटीज का है। तो ये भी माना जाता है कि जो अगर किसी टायर 2 या टायर 3 सिटी में कोई उद्यमी है, वो अपना स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसको पहले लगता है कि मुझे किसी बिग सिटी में मूव होना चाहिए अगर मैं अपना स्टार्टअप करना चाहता हूं। तो क्या टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी स्टार्टअप्स की संभावनाएं हैं? अगर हैं तो कैसी हैं? बिजनेस की पॉसिबिलिटीज टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एज कंपेयर टू मेट्रो सिटीज बहुत ज्यादा है, बिकॉज वहां पे आपकी एक अनटैप्ड मार्केट है और प्लस आपको कॉस्ट भी कम आएगी। लाइक जो आपकी लेबर कॉस्ट है, आपका स्पेस का कॉस्ट है और बाकी आपकी अदर कॉस्ट है, तो वो भी आपके वहां पे कम होंगी। और प्लस यहाँ पे कंपटीशन काफी कम है। ऑपरेशनल कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम है और मार्केट अभी अनएक्सप्लोर्ड है। एक बिजनेस को कस्टमर्स चाहिए और एज कंपेयर टू बिग सिटीज हमारे पास जो कस्टमर्स का बेस है वो टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में ज्यादा है। साथ ही स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो स्कीम है, इसमें भी अगर इन एरियाज में अगर आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो अर्ली स्टेज फंडिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो मेजर अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक जैसे सबसे पहले तो जैसे हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट कंपैरेटिवली आपकी कम होगी इन सिटीज में, तो उससे आपकी कैपिटल सेविंग हो जाती है और उस सेविंग से आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो, आप आपके प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हो और फिर जैसे जैसे आप धीरे धीरे ग्रो होते हो देन आप अपना मेट्रो सिटीज में भी मूव कर सकते हो। सो एज कंपेयर टू मेजर सिटीज आपकी छोटे शहरों में या रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। और इन एरियाज में क्या कि कंपटीशन कम है और मार्केट अभी नहीं है, तो जो भी लाइक काफी सारे सेक्टर्स हैं जो अभी फुल्ली डेवलप्ड नहीं हैं और नए कस्टमर्स हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मार्केट लीडर्स बन सकते हैं। तो अभी लाइक जैसे आप छोटे शहर में हैं, अगर आपका ब्रांड बहुत बड़ा नहीं है, अभी उसकी रीच नहीं है लोगों तक, तो वहां पे आपका वो छोटा ब्रांड भी चलेगा और धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो फिर पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड उसको जानेगा। और छोटे शहरों में, रूरल एरियाज में प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। मतलब जो प्रॉब्लम्स आपकी मेजर सिटीज में है वो प्रॉब्लम्स वहां नहीं होती, उनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हटके होती हैं। तो जो भी हमारे स्टार्टअप्स हैं वो उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस ला सकते हैं और उस पे अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। प्लस अभी जो हमारा डिजिटल इंडिया की वजह से जो भी हमारा इंटरनेट है, हमारे डिजिटल पेमेंट्स हैं, हमारे स्मार्टफोन्स हैं, हर पर्सन तक उसकी रीच बढ़ गई है। तो हमारे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की वजह से
आप कोई भी प्लेटफॉर्म बेस्ड स्टार्टअप बना सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन के पास, चाहे वो रूरल एरिया में बैठा है आपका, चाहे वो छोटे सिटीज में बैठा है, चाहे आप मेजर सिटीज में बैठा है, तो सबके पास वो स्मार्टफोन है, सबके पास इंटरनेट सर्विसेज है, सब डिजिटल पेमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो आपके पास मतलब वो सिमिलर अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप रूरल एरिया से छोटे शहरों में भी जाके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल बात हमने डिस्कस की, क्योंकि मोस्टली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सोचते हैं कि हम पहले एक बिग सिटी में मूव कर जाएं, तब शायद हमारे लिए बिजनेस या स्टार्टअप लगाना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। लेकिन टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी पॉसिबिलिटीज़ उतनी ही हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे आपने बताया कि अनटैप्ड मार्केट है, वो बिजनेस को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। जी, यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया जल्द हाजिर होगा। डेटा सेट और इंडिया में डेवलप होने वाले इंडिजिनियस एआई मॉडल्स को समर्थन मिल सके। सैमी को ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। सुनील सर, जिस तरीके से डीप टेक स्टार्टअप्स की आपने बात कही कि देश की इकोनॉमी में उनका ज्यादा योगदान होगा, तो उन पे फोकस करना चाहिए। सिमिलरली स्पेस स्टार्टअप्स या ड्रोन स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें, तो उनका क्या भविष्य आप देखते हैं? और अगर कुछ एंटरप्रेन्योर्स इसमें इनोवेशन करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप्स लाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट उनके किस तरीके से हेल्प करती है? भारत में आज की डेट में देखा जाए तो स्पेस टेक हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी हो, चिप टेक्नोलॉजी हो, सब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर 2020 से पहले मैं देखता हूं तो भारत में स्पेस सेक्टर जो था पूरी तरह से सरकारी था। हमारे देश में सिर्फ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो बोलते हैं, एकमात्र संस्था थी जो इस क्षेत्र में काम करती थी। लेकिन जून 2020 में सरकार ने इन स्पेस की स्थापना की, जिससे कि जो हमारी प्राइवेट कंपनी आई थी उन्होंने उनको भी वेलकम किया कि आप भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में आए और अपना काम करें। इसके बाद स्पेस स्टार्टअप की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। 2020 में ही लगभग 54 स्टार्टअप स्पेस स्टार्टअप बन गए थे। 2025 तक आते आते ये संख्या लगभग 400 के से अधिक हो गई है। इन स्पेस को 658 से अधिक एप्लीकेशन आ चुकी हैं, जबकि इस स्पेस में अगर मैं देखता हूं, मतलब इस क्षेत्र में अगर मैं देखता हूं, तो 1200 से अधिक कंपनियां ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। भारत की स्पेस इकोनॉमी 2025 में लगभग 8.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि इसे 2030 तक 44 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाए, जो कि बहुत जरूरी है देश को आगे बढ़ाने के लिए और विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए। सरकार ने 2024 में 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड स्पेस स्टार्टअप के लिए दिया था। जबकि अगर मैं फंड ऑफ फंड्स की बात करूं फॉर स्टार्टअप, वो भी 200 करोड़ से ज्यादा का अलग से स्पेस टेक स्टार्टअप में निवेश के लिए किया गया था। ये दो खास तौर पे इनके लिए किए गए। अगर मैं अब स्पेस टेक की उपलब्धि की बात करते हैं, अभी हमने बात की स्पेस टेक कैसे हुआ, सरकार क्या दे रही है। अब मैं अगर इसकी उपलब्धि की बात करूं तो उपलब्धि है कि इसमें विक्रम एस रॉकेट लॉन्च करके भारत के निजी अंतरिक्ष युग की शुरुआत की है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलैट और श्रीहरिकोटा में निजी लॉन्च पैड बनाया गया। इसके अलावा यदि मैं देखता हूं तो हाइपर स्पेक्ट्रल
इमेजिंग सैटेलाइट शुरू हो गई है, स्पेस सर्विलेंस और ऑर्बिट मॉनिटरिंग भी शुरू हो गई है। भारत अब तक 434 विदेशी उपग्रह लॉन्च कर चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है, जिससे लगभग 2300 करोड़ से अधिक की फॉरेन करेंसी भी हमारे देश में आई है। अगर अब मैं स्पेस टेक की बात, स्पेस टेक के अलावा ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा था, वो भी भारत में बहुत तेजी से विकसित होने वाले सेक्टरों में से एक बन चुका है। ड्रोन के लिए मैं जब भी ड्रोन की बात करता हूं तो मैं इस वाक्य से शुरू करता हूं कि ड्रोन सिर्फ उड़ता हुआ यंत्र नहीं, यह नए भारत की उड़ान का प्रतीक है। बहुत बढ़िया। जनवरी 2026 तक यदि मैं देखता हूं तो 526 ड्रोन स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। उनमें से 144 स्टार्टअप को फंडिंग मिल चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंडिंग के बाद ये श्योर हो जाता है कि वो अपनी रिसर्च पूरी कर सकता है। और उनमें से 33 स्टार्टअप को सीरीज ए और उससे आगे की फंडिंग में मिल चुकी है। तो अभी तक मैं अगर पिछले 10 सालों में देखता हूं ड्रोन टेक्नोलॉजी में, तो $710 मिलियन से अधिक का निवेश हो चुका है। केवल 2025 में लगभग $170 मिलियन की फंडिंग मिली है हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी को, जो कि अगर पिछले साल की तुलना में देखो उससे बहुत अधिक है, लगभग 50% के लगभग ज्यादा है। सरकार ने इस क्षेत्र को, जैसा आपने पूछा था सरकार क्या कदम उठा रही है, तो सरकार ने इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे पॉलिसी चेंज किए हैं। पॉलिसी को इस प्रकार से अलाइन किया गया जिससे ये जो इंडस्ट्री है आगे बढ़ सके। तो इसमें ड्रोन रूल्स बनाए गए 2021 में, क्योंकि इसके रूल्स को सरल और एक फ्लेक्सिबल बना दिया गया, जिससे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में लोग आगे बढ़ पाए। और ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे कि हमारे यहां खुद ड्रोन का निर्माण होना शुरू हो। और 90% भारतीय स्पेस को ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जिसे हम PLI स्कीम कहते हैं, उसके तहत भी ड्रोन निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि इससे हमारे जो एंटरप्रेन्योर है उसको बहुत बड़ी एक शक्ति मिल जाती है उसको शुरू करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन लिंक आपको बेनिफिट मिलता रहता है। और अब जो हम अंदाजा लगा रहे हैं वो ये है कि 2030 तक भारत का ड्रोन मार्केट लगभग $11 बिलियन तक पहुंच सकता है, जो जिसकी CAGR अगर हम बोलें तो लगभग 24.5% की होगी, जो कि एक बहुत अच्छी फिगर मानी जाती है। और अगर मैं ये देखूं कि हमारे जो बड़े स्टार्टअप थे उनमें कौन कौन आगे आए, तो एक आइडिया फोर्ज करके डिफेंस ड्रोन में बहुत आगे है ये कंपनी। इसके अलावा कृषि और औद्योगिक ड्रोन सेवाएं के लिए भी नए नए गरुड़ एरोस्पेस आए गए। इसी प्रकार से स्काई एयर है जो ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से ड्रोन पायलट के लिए ट्रेनिंग भी शुरू की गई है। एक IG ड्रोन नाम की कंपनी है जिसने भारत का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन चालू किया। तो अगर मैं देखूं, इसको मैं सम अप करूं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अंतरिक्ष से लेकर ड्रोन तकनीक तक भारतीय स्टार्टअप केवल नए वेबसाइट नहीं बना रहे, वे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेटवर्क की नई कहानी लिख रहे हैं। बिल्कुल। रानी जी, स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे क्षेत्रों की सुनील सर ने बात की, जिसमें डीप टेक है, ड्रोन टेक, स्पेस टेक है। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बजट इनके लिए भी निर्धारित किया गया है? स्पेशली अगर हम 26-27 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो क्या कुछ फंड्स ऐसे टेक स्टार्टअप्स के लिए निकाले गए हैं? जी बिल्कुल। अभी 2025-26 के बजट में डीप टेक और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोविजंस किए हैं। लाइक जैसे रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन इनिशिएटिव के लिए 20,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया। यह पहले से जो अवेलेबल था 1 लाख करोड़ के R&D कॉर्पस के, मतलब इन एडिशन टू दैट है। इंडिया मिशन को 10,300 करोड़ की फंडिंग दी गई है, ताकि GPU इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े डेटा सेट और इंडिया में डेवलप होने वाले इंडिजिनियस AI मॉडल्स को समर्थन मिल सके। सैमिकॉन इंडिया मिशन को 76,000 करोड़ का लगातार समर्थन दिया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए 13,416 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे इसरो के साथ साथ प्राइवेट स्पेस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। नई स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 बनाई गई है 10,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ, जिसमें डीप टेक और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान होगा। डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए मिलने वाली टैक्स हॉलिडे की अवधि को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। चिप्स टू स्टार्टअप यानी C2S प्रोग्राम के तहत लगभग 85,000 सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स तैयार किए जाने का एक मोटिव रखा गया है।
क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, 6G, एडवांस मटेरियल्स और रोबोटिक्स को देश के नेशनल प्रायोरिटी सेक्टर्स घोषित किया गया है। यह बजट एक क्लियर विजन देता है कि भारत अब केवल सॉफ्टवेयर सर्विसेज तक सीमित नहीं है, बल्कि हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर और कोर टेक्नोलॉजीज में भी वर्ल्ड लीडरशिप की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। तो सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन आज हमने स्टार्टअप्स के बारे में की। बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो देश के कोने कोने से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप उनको जरूर एक मैसेज दें। मैं कहूँगा हर स्टार्टअप एक ईंट है जो कि हमारे विकसित भारत की नींव में रखी जाती है। तो आपके आज के युवा को आंखें खोल के सपना देखना चाहिए, क्योंकि खुली आंखों से देखने वाला सपना ही पूरा होता है, और उसको पूरा करने के लिए अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। और आज का स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको सिर्फ अपने लैब में बैठ के काम करना है। बाकी सारी सुविधाएं सरकार ने दी हुई हैं, उनका लाभ उठा के अपना स्टार्टअप शुरू करिए और जॉब मांगने के बदले जॉब देना शुरू करिए। बिल्कुल। रानी जी, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं अपने व्यूअर्स, स्पेशली जो अपना इंडियन यूथ है, उसको बोलना चाहूंगी कि आज इंडिया जो है वो इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी है, और यूथ को आज से ही अपने स्किल्स पे, अपने रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप की डायरेक्शन में काम करना चाहिए। अब उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या एक बड़ी लाइक बिजनेस हाउस में जाके उसको जॉब करनी है। वो अपना, जब वो स्टूडेंट लाइफ में है, स्कूल में, कॉलेज में, तभी से अपने स्किल्स पे काम करे, नई टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट रखे, और कल को वही हमारे जो युवा है वो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजी ग्रोथ को लीड करेंगे। बिल्कुल। सुनील सर, अब समय हो गया है हम अपने आज के जो गेस्ट हैं उन्हें एक सोवेनियर देके जरूर सम्मानित करें। जी। तो आज के इस एपिसोड में हमने स्टार्टअप्स के बारे में डिस्कशन किया कि कैसी स्कीम्स गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को दे रही हैं और यंग एंटरप्रेन्योर्स को कैसे टेक स्टार्टअप्स में ज़्यादा रुचि रखनी चाहिए, जिसका फ़ायदा उनको भी मिले, देश की अर्थव्यवस्था को भी मिले और उन्हें अच्छी सब्सिडी भी मिले। तो इस डिस्कशन के लिए सुनील जी, रानी जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आज के इस सार्थक चर्चा में हमने जाना कि स्टार्टअप इंडिया केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि देश के युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता का एक शक्तिशाली मंच बन चुका है। सही वित्तीय योजना, पारदर्शिता और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ ही स्टार्टअप्स न केवल नई कंपनियां बना रहे हैं, बल्कि देश में रोजगार, नवाचार और आर्थिक विकास की नई संभावनाएं भी पैदा कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को हमारा ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए देखते रहिए मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।